बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, उसके मैंने आपको यूजेस और एमसीक्यूज़ डिस्कस करवाए थे। एक उसका हिस्सा रह गया था, वो इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा यूजेस में। बाकी हमने डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट डिस्कस किया था, उसकी फ़िज़िक्स भी डिस्कस कर ली थी डॉट प्रोडक्ट की, और उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर ली थी। और आज हम दूसरे किस्म के प्रोडक्ट को, वेक्टर्स के प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट तो पहले नंबर पे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको तीसरी क्वांटिटी भी एक वेक्टर की सूरत में ही मिलती है। और क्रॉस जस्ट नोटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जस्ट नोटेशन है कि यानी कि दो वेक्टर के बीच आपको क्रॉस नज़र आएगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे आपको मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर है, जो नई क्वांटिटी मिलेगी प्रोडक्ट से। और डॉट नज़र आएगा तो आप उसको देखते पहुँच जाओगे कि ये जो है आपको कोई स्केलर दे रहा है। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक नया वेक्टर मिलेगा। वी विल गेट अ न्यू वेक्टर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चूँकि ये प्रोडक्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है, दैट्स वाई वी कॉल इट अ वेक्टर प्रोडक्ट। हम इसको फिर एक वेक्टर प्रोडक्ट का नाम से याद करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिक्स क्या है, इसके पीछे कौन सी कहानी है, उससे पहले थोड़ा सा अगर डॉट प्रोडक्ट को जहन में ले आए आप लोग, तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि ये दो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें अगर आप एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर के ऊपर जो है इसके ऊपर इसका इफेक्ट ले आते हैं, या जो है इसके ऊपर इसका इफेक्ट। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलांग करना चाहते हैं। ए को बी के अलांग, या ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का वो कंपोनेंट लेंगे जो बी के अलांग होगा, या बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का वो कंपोनेंट लेंगे जो ए के अलांग होगा। एक दूसरे के अलांग करने में हम इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए हमें एक लाइन देता है। डॉट प्रोडक्ट हमें लाइन देता है और ट्रांसलेशन देता है। जबकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी क्या फिजिक्स है कि अगर ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास एक वेक्टर बी है, उनके बीच म्यूचुअल एंगल थीटा है। और अब अगर आप देखें इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक परपेंडिकुलर जिसको आप बी साइन जो है कह सकते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल जिसको आप जो है बी कॉज कहते हैं। तो इसके दो इफेक्ट्स हैं, वन इज बी वाई while other is b x. So we have two effects of this vector b on a. तो ये आपके पास। अब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद हो तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में किस तरह करवाया था, ए डॉट बी में ए वेक्टर के साथ बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते थे बी का जो ए के लॉन्ग हो, यानी कि ए डॉट बी का क्या आंसर था, ए इंटू बी एक्स, ए इंटू बी एक्स या ए इंटू बी कास थीटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे वेक्टर ए के साथ बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे, तो वेक्टर ए के साथ मतलब ए की मैग्नीट्यूड के साथ अब आपने वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है, बी वाई को मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स को नहीं, बी वाई को मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसा होता है जैसे आपके पास एक लेंथ हो, तो लेंथ के साथ जब आप विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है लेंथ इंटू विड्थ आपको क्या देता है, एरिया देता है। तो ये आपके पास फर्ज करें लेंथ है, ये आपके पास दूसरा, और ये उसकी विड्थ है, इसको आप पैरेललोग्राम कहते हैं, ये उसकी उस तरह की विड्थ है। तो आप ए के साथ जब बी का वर्टिकल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट, अगर अब मैं ये जो ए के सामने ए है इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, ये आपके पास ए आ जाएगा, और ये बी के सामने अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये बी आ जाएगा। तो देखें ये बी था, इधर लिख लेता हूँ, ये ए था, इसको ये ए था, ए के सामने ए और बी के सामने बी। तो इसको ये ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ए वेक्टर लेंथ है और बी वेक्टर जो है उसका एक कंपोनेंट विड्थ है। दैट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपको एक और पेन ले लेता हूँ कि ये आपके पास ए वेक्टर है
अब ये v एक दूसरा वेक्टर है। अब इस b वेक्टर की ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये पैरेललोग्राम की विड्थ है, क्योंकि ये जब इधर आप a के पैरेलल इधर a लगाएंगे और b के पैरेलल इधर, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगी। और ये जो b साइन थीटा है ये आपके पास पैरेललोग्राम की विड्थ आ रही है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपको लाइन देता था, क्रॉस प्रोडक्ट आपको प्लेन देगा, प्लेन। और प्लेन की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, लाइन की लेंथ इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेटली, और प्लेन का एरिया इंपॉर्टेंट होता है, और प्लेन जो है वो हमें एरिया देती है। और आपको तो पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, एरिया की डायरेक्शन अलॉन्ग द नॉर्मल होती है। तो लिहाजा ये आपने, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, जैसे फ़र्ज़ कि ये मेरी फिंगर A है, ये फिंगर B है, तो आप देखें A क्रॉस B, आप देखें इसके साथ पैरेलल ये फिंगर है और इसके साथ पैरेलल, तो ये अगर आप देखें तो ये A ये B, और ये जो दरमियान में लाइन आएगी ये B साइन है। B साइन पैरेललोग्राम की विड्थ है। और अगर मैं फ़र्ज़ करें B वेक्टर को थोड़ा सा यूं आगे उठाता जाऊं और बिल्कुल 90 पे ले आऊं, तो B अब सारे की सारी विड्थ हो जाएगी। पहले B वेक्टर का साइन कंपोनेंट विड्थ था पैरेललोग्राम की, लेकिन अगर B को मैं परपेंडिकुलर ले आऊं तो B साइन 90 पे 1 होता है, तो B साइन 91 BB हो जाएगा। यानी अब B वेक्टर पूरा विड्थ है, तो अब आपको पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल मिल जाएगी। जैसे ये वाइट बोर्ड का ये हिस्सा A, दूसरा B, तो A क्रॉस B से आपको क्या मिलता है, A क्रॉस B से आपको A और B के बीच एरिया मिलता है। तो ये बात जो मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूँ कि ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास पैरेललोग्राम की विड्थ है, अगर एंगल 90 से कम है, और अगर 90 ही है तो ये विड्थ भी खुद विड्थ हो जाएगा, पैरेललोग्राम की बजाय आपको रेक्टेंगल मिल जाएगी। और आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया कम होता है, रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होता है। और यहाँ पर BY आ जाएगा, और प्लेन आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन किधर होता है, अराउंड द नॉर्मल। तो आपने देखा कि आपको A क्रॉस B जो है वो क्या चीज़ दे रही है, ABY क्या चीज़ है, BY क्या चीज़ है, यहाँ पर देखें BY क्या चीज़ है, दैट्स BY। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है BY आपके पास B साइन एंगल होता है, अगर एंगल x एक्सिस के साथ लेते हैं तो आप देख रहे हैं AB साइन थीटा इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया आपके पास आ गया है। तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी आपके सामने आई है कि जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की फ़िज़िक्स समझाने में अभी एम्फिसाइज़ कर रहा, तो फिज़िक्स पे जोर दे रहा था कि जब आप A क्रॉस B लेते हैं तो A वेक्टर के साथ B वेक्टर का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बिहेविंग लाइक अ विड्थ। सो एक्चुअली व्हेन यू आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट यू आर मल्टीप्लाइंग लेंथ विद विड्थ एंड यू विल गेट एन एरिया ऑफ प्लेन, एंड एरिया ऑफ प्लेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको जो है एरिया यहाँ मैं अलॉन्ग द, ज़ाहिर है अब हवा में तो लाइन लगा नहीं सकता, वरना असल में ये जो मैंने आपको ये नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल और A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, और ये जो यानी कि आप डायरेक्ट लिख लें AB साइन लिख लें, AB साइन उसका मैग्नीट्यूड। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपके पास एक वेक्टर है जिसको आप C वेक्टर कह सकते हैं, यानी A क्रॉस B, ये सारे का सारा आंसर को मैं C वेक्टर के नाम से याद कर सकता हूँ। ये आपके पास एक C वेक्टर आ जाएगा। तो बहुत दिलचस्प बात है कि जब आप A क्रॉस B करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर मिलेगा, उसका नाम होगा C, और वो C की डायरेक्शन किधर होगी, इस पेन के अलॉन्ग द नॉर्मल, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, A और B के बीच का एरिया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि A क्रॉस B विल गिव यू अ वेक्टर C. This is only direction of this vector C. What is the magnitude of this vector C? This area between A and B. If you make it along, if you make the 90 degree between these two fingers, then you will get a parallelogram. A rectangle. And if you make the angle less than 90, then you will get a parallelogram. So it's very interesting कि जब आप
किसी ए वेक्टर से किसी बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है प्लेन, आपको मिलता है एरिया, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और अलोंग द नॉर्मल होता है। और वो जो आपको नया वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन बार बार कह रहा हूँ किधर होती है, अलोंग द नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ए और बी के बीच का एरिया होता है। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, आपको समझ आ गई होगी जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता था, ट्रांसलेशन देता था, क्या देता था, एक लाइन देता था। क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है, रोटेशन देता है, और रोटेशन के हिसाब से आपको एक प्लेन मिलती है, एक आपको एरिया मिलता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं, देखें ये फर्ज करें एक रॉड है और उसका मोमेंट आर्म है आर। अगर आप आर के साथ एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये एफ एक फोर्स है, इनका ये म्यूचुअल एंगल है, और अब इनके बीच का एरिया कौन सा है, आर और एफ के ये जो है, अगर इसको एक्सटेंड कर दें, आर के सामने आर, एफ के सामने एफ, तो ये आपके पास एफ साइन होगा ना। तो आर के साथ एफ साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा अलोंग द नॉर्मल, जिसका नाम होगा टॉर्क। टॉर्क आपको अलोंग द नॉर्मल मिलेगा, ये टॉर्क इधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और इस टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या है, ए और बी के बीच का एरिया, यानी आर एफ साइन, यानी कि जो टॉर्क है दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द फोर्स। एंड जब आप इसको फर्दर लिखते हैं तो एफ का कौन सा कंपोनेंट, साइन, और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो आर एफ साइन थीटा जो है ये एरिया ऑफ प्लेन है, और आर एफ साइन थीटा कब बड़ा होगा, आर एफ साइन थीटा की डिपेंडेंस किस पे है, आर और एफ के बीच एरिया पे है। आर और एफ के बीच एरिया जितना कम होता जाएगा इसका मतलब है टार्क की मैग्नीट्यूड कम 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 और टार्क जीरो नल हो जाएगा, और जहाँ टार्क की मैग्नीट्यूड बढ़ती 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 मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इससे हमें ये भी महसूस हो रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये 90 पे मैक्सिमम आंसर देता है और 0 पे मिनिमम आंसर देता है, और ये हमें रोटेशन देता है, ये हमें प्लेन देता है, ये हमें एरिया देता है, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती है, और उसकी मैग्नीट्यूड लंबाई ज़रा चौड़ाई होती है। तो ये आपके पास बड़ा, मैंने बेसिकली आपको उसकी फिजिक्स समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो आप 5वां चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सारे का सारा सर्कुलर रोटेशनल मोशन में क्रॉस प्रोडक्ट ही आ जाता है। उसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर पढ़ते हैं, a इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर पढ़ते हैं। देयर आर सो मेनी, ये टेंजेंशियल एक्शन रेडियल के लिए ओमेगा क्रॉस v पढ़ते हैं। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की बेतहाशा और एग्जांपल हैं, और भी बहुत एग्जांपल हैं। जैसे आप लोग जो है मैग्नेटिक फोर्स के लिए कहते हैं कि I इज इक्वल टू एल क्रॉस बी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, या मूविंग चार्ज के केस में। तो ये तमाम की तमाम क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये उस वक्त मीनिंगफुल होता है व्हेन वी आर इंटरेस्टिंग इन रोटेशन एंड व्हेन वी आर इंटरेस्टिंग इन प्लेन, व्हेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एरिया बिटवीन द वेक्टर एंड उसकी डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती है। तो ये बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो बड़ी सीधी सादी बात है कि जब आप ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक सी वेक्टर मिलता है। सी वेक्टर अलोंग द नॉर्मल होता है और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ए और बी के बीच का एरिया होता है, और अगर एरिया गायब हो गया दैट विल बिकम अ नल वेक्टर। दैट्स वाज फिजिक्स। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करेंगे, उसको आपने समझना है। Now I am going to discuss the characteristics of the cross product। उसकी फिजिक्स जो है वो जितनी हो सकती थी मैंने आपको समझाने की पूरी एफर्ट की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसके ऊपर पहुँचे होंगे। अगर आप डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर ध्यान में रखें तो उसको भी देखें और क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर को भी और उसको देख लें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, of so-called cross product. So dear students,
इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो है कि ये एंटी कमोटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट के मतलब अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव था, ये एंटी कमोटेटिव है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में जब आप A क्रॉस B करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा C। दैट्स वेरी सिंपल। A क्रॉस B will govern a vector which is C, which is along the normal, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन अगर आप क्या लिखा है मैंने, A क्रॉस B लिखना चाहिए था। अगर आप A इधर ही लेते हैं और B इस तरफ ले लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं, तो C आपको डाउनवर्ड मिलेगा। ये डाउनवर्ड आपको C मिलेगा। यानी कि सादा लफ्ज़ों में जैसे आपको मैंने समझाया कि A क्रॉस B से CU मिलेगा, बट जब B क्रॉस A करेंगे इट विल गेट डाउनवर्ड। तो ये आपके पास यानी कि जिस तरफ फ्लोर है ये आपके पास अपवर्ड आपको देगा। A क्रॉस B में फ्लोर में अगर आप लंबाई चौड़ाई लेते हैं, अब मैं इस तरफ आपको देख रहा हूँ, A क्रॉस B से C मिलेगा, लेकिन B क्रॉस A से लेंगे तो वो नीचे वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा, डाउनवर्ड हो जाता है। सादा लफ्ज़ों में B क्रॉस A से आपको क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव C। तो ये भी टेस्ट में MCQs आ चुका है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में कौन सा एंगल है। तो आप बताएं A क्रॉस B किधर है, अपवर्ड, B क्रॉस A किधर है, डाउनवर्ड। और एंटी पैरेलल अनलाइक पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल 180 होता है कि नहीं। तो लिहाजा A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच एंगल 180 है, या C और नेगेटिव C के बीच एंगल 180 होता है। दोनों नेगेटिव वेक्टर एक दूसरे के साथ 180 पे होते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। यानी अगर आप A क्रॉस से B क्रॉस A में जाते हैं तो एरिया उलट हो जाता है और डायरेक्शन वाइज उलट हो जाता है, मैग्नीट्यूड मुतासर नहीं होती, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इफेक्ट होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो है प्रॉपर्टी जो अगर मैं डिस्कस करूं आपको, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया देता है। एरिया बहुत मैक्सिमम तब होता है जब लंबाई और चौड़ाई 90 पर हो, A और B वेक्टर 90 डिग्री पर हो। तो जब वो पैरेलल हो गए, A भी उधर है जिधर B है, पैरेलल में लाइक पैरेलल का केस मैं ले रहा हूँ पहले 0 डिग्री, तो इस सूरत में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बात ख़त्म होगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। इसी तरह बी केस में अनलाइक पैरेलल का केस का भी यही सीन है कि अगर वेक्टर अनलाइक पैरेलल हो तब भी आपको रोटेशन नहीं देते, तब भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो नल ही आता है। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में चाहे आप A क्रॉस B करें, ठीक है, या B क्रॉस A करें, जो भी करते हैं A क्रॉस B या B क्रॉस A करें, तो 0 और 180 डिग्री पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपके पास इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेललिज्म प्रॉपर्टी नहीं करती। अच्छा, एक दफ़ा टेस्ट में MCQs आया है कि A क्रॉस B आम तौर पे तो हमें पता है B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, यूजुअली हमें पता है, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव B क्रॉस A। इस इक्वेशन से देखें A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A बट विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ अगर कोई कहता है कि नहीं आई एम जस्टिफाइड कि ये ऐसा है, तो ये बात तब मुमकिन होगी जब एंगल 180 डिग्री होगा। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो ज़ाहिर है 180 पे आपको पता है A क्रॉस B भी नल देगा, B क्रॉस B नल देगा। नल वेक्टर की तो नल वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, एनी डायरेक्शन होती है, तो नल वेक्टर के नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर ये बात उस वक्त जस्टिफाइड होगी जब A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है वो आपके पास क्या हों, बड़ी सीधी बात की है, इक्वल तब हो सकते हैं जब वो 180 पर हों। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल इज़ विच वन, कौन सा, 180 या 0, डेफिनेटली 180 या 0 पे या 180 पे क्रॉस प्रोडक्ट नल आंसर देता है। तो ये बात तब जस्टिफाइड है। अच्छा, उसके बाद जो अगली बात इंपॉर्टेंट है वो 90 वाला केस है, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, यानी कि तीसरे लफ्ज़ों में प्रॉपर्टी
अगर दो वेक्टर्स के बीच 90 एंगल हो, ज़ाहिर बात है हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट आपको रोटेशन देता है, प्लेन देता है, और प्लेन आपके पास मैक्सिमम एरिया तब रखती है जब लेंथ और विड्थ 90 पर हो। तो इस सूरत में इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास ये ए वेक्टर हो, यहाँ पर ये बी वेक्टर हो, तो सी जो है वो अलोंग द नॉर्मल होता है इधर, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम एरिया मिलता है प्लेन का, और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री पे ए बी साइन 90 विल गिव यू 1 नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो ए बी यानी कि प्योर प्लेन आपको 90 डिग्री पे आपको जो प्लेन मिलती है वो रेक्टेंगुलर प्लेन होती है, पैरेललोग्राम नहीं होती, और एरिया मैक्सिमम होता है। और ये आपके पास इस सेंस में ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है कि प्रोडक्ट जीरो आना, तो लिहाजा प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा, मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पर ये बात भी मैंने आपको समझा दी है। कितनी करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर दी हैं, 3 हो गई हैं डियर स्टूडेंट। इसी तरह अगर आप 270 करेंगे, एंगल 270 डिग्री करेंगे, तो इस पर भी क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। हाँ, नेगेटिव ज़रूर होगा क्योंकि 270 में आपके पास एंटी पैरेललिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये अब ये 2 बातें मैंने आपको डिस्कस करवा दी हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से, आपने देखी कि ये क्या हुआ करेक्टरिस्टिक्स में। अब अगली बात को सुने डियर स्टूडेंट्स कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, चूँकि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से थोड़े से एमसीक्यू देख रहे हैं साथ इन कंपैरिजन करें। अगर आपको कोई कहता है कि ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो है, लेकिन ए क्रॉस बी जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? डेफिनेटली ए डॉट बी ज़ीरो कब आता है? जब आपके पास एंगल क्या हो, 90 डिग्री होगा। या सिंपल इस तरह एमसीक्यूज दे देता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो ए क्रॉस बी के मुतालिक आपका क्या ओपिनियन होगा, क्या वो 0 होगा या नहीं होगा? तो बस बात समझ आ चुकी होगी आपको। जब ए डॉट बी 0 आ गया तो ए क्रॉस बी कैन नेवर बी 0। हाँ, ए और बी नल ना हो तो ए और बी का अंडरस्टूड होगा कि वो नल वेक्टर नहीं है। ए डॉट बी 0 आ गया तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी 0 नहीं आ सकता। और उलट एमसीक्यूज कि अगर 2 वेक्टर्स का ए क्रॉस बी 0 आ गया तो ए क्रॉस बी कब 0 होता है? 0 या 180 पे होता है। तो इस सूरत में फिर जो है ए डॉट बी जो है वो 0 नहीं होगा। और इससे एंगल का एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। यानी कि इस बात को देखकर आपको पता चल गया, एंगल का पूछे तो कौन सा एंगल है? 90। इस केस में देखें, एंगल का पूछे कौन सा एंगल है? डेफिनेटली 0 एंगल है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 पे नल होता है। तो ये आपके पास जो है एंगल का भी पूछ सकता है या ए डॉट बी की इंफॉर्मेशन भी, यानी कि ए क्रॉस बी की इंफॉर्मेशन से आप ए डॉट बी की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस तरह के केसेस में। और दूसरी कैटेगरी के एमसीक्यूज कि अगर आपको ए डॉट बी या ए क्रॉस बी, ए डॉट बी की आपको मैग्नीट्यूड दे देता है मिसाल के तौर पे √3, और ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड आपको दे देता है, ए डॉट बी तो देता ही मैग्नीट्यूड है ना 1, तो आपसे पूछता है कि अब की बार एंगल बताओ। तो ये बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। आप यूँ कर लें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, एक दूसरे पे डिवाइड कर दें। ए क्रॉस बी के ऊपर ए डॉट बी को क्या कर दें? डिवाइड मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी कितना है? √3, और वो कितना है 1। आप देखें ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला है मैग्नीट्यूड वाइज? ए बी साइन। ए डॉट बी का क्या फार्मूला है? ए बी कॉज √3। ए बी से ए बी कैंसल, साइन और कॉस क्या होता है? टेंजेंट √3। तो ये थीटा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स √3 विच इज़ 60 डिग्री। तो इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। यानी कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से आपसे एंगल पूछे तो इस तरह एमसीक्यूज बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस वाले के ऊपर डॉट वाले को डिवाइड कर दिया करें, आपको टेंजेंट की सूरत में आंसर आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स बना लें, आपको उसका फार्मूला टेंजेंट इनवर्स √3 आपको ज़बान याद होना चाहिए, 61/√3 आपको पता होना चाहिए, 30। ये बातें आपको टेबल जहन में रखनी होगी, फिर जाके आप इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे और भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड वाइज ए क्रॉस बी के इक्वल। देखें, कभी भी ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होते। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ए डॉट बी स्केलर है और ए क्रॉस बी वेक्टर है। कभी स्केलर और वेक्टर इक्वल नहीं होते। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल हो सकते हैं। तो ये भी बहुत फेमस एमसीक्यूज है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल कब होते हैं। तो आप इसमें पुटिंग कर लें। ए डॉट बी का क्या फार्मूला है?
ए बी कॉस ए क्रॉस बी का, ए बी साइन, ए बी से ए बी कैंसल, ये आपके पास 1, तो ये साइन कॉस 1 टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 45 है एंगल 45, यानी कि 45 डिग्री पे अगर दो वेक्टर पड़े हों, जितना डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड देता है क्रॉस प्रोडक्ट भी उतनी ही मैग्नीट्यूड देता है। इससे भी कई एमसीक्यूज फर्दर शक्लों में भी बन सकते हैं। आप इस पे थिंक ओवर किया करें, चीज़ों पे थिंक ओवर किया करें, तो अब जाके वो आपसे जो है वो सॉल्व होती है। बात की समझ आ रही है ना। अब अगले, ये तो कुछ मैंने आपको एमसीक्यूज दिखा दिए हैं, डिस्कस करवा दिए। अब हम अगले हिस्से पे जाते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, 3। चौथी प्रॉपर्टी से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, 3 यूनिट वेक्टर जो बहुत फेमस हैं, आई, जे और के, इनके क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर आप आपने आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई के साथ बहुत आपको अच्छे से पता है, यानी कि किसी वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हर वेक्टर अपने साथ किस एंगल पे होता है, 0 पे होता है। और हमें पता है 0 एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0 पे क्या होता है, 0। तो ये आपके पास नल आंसर आ जाएगा। लिहाजा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, एक्स क्रॉस एक्स, वाई क्रॉस वाई। बस बात ख़त्म कर रहे हैं कि जब आपको कोई सिमिलर वेक्टर नज़र आए या सिमिलर यूनिट वेक्टर नज़र आए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा। यानी कि आपके पास कोई बंदा ए क्रॉस ए लिखता है, बी क्रॉस बी लिखता है, एक्स क्रॉस एक्स लिखता है, तो इन तमाम का आंसर, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो या सिंपल वेक्टर हो, पोलर वेक्टर हो, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अपने साथ वो हमेशा नल होता है। इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता कि अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट में तो आपको प्लेन मिल ही नहीं सकती, तो ये बड़ी सीधी। लेकिन जो दूसरा वाला 90 वाला केस है, 90 वाले केस में जो है आपके पास आई क्रॉस जे, हमें पता है आई क्रॉस जे आपको हमेशा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर देता है जो पहले दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो बस बात खत्म। आई क्रॉस जे पे परपेंडिकुलर कौन सा है, आई क्रॉस जे पे के है डेफिनेटली, जे क्रॉस के पे आई है, इसी तरह और क्या है, के क्रॉस आई पे जे है। और अगर उलट कर दें, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, क्योंकि एंटी कमोटेटिव है। अगर आई क्रॉस जे प्लस के दे रहा है तो जे क्रॉस के माइनस जो है, आई क्रॉस जे प्लस के दे रहा है तो जे क्रॉस आई माइनस के देगा। इसमें बस सादे लफ्ज़ों में ये डायग्राम ब्लॉक लिया करें, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए प्लस में आंसर दिया करें और क्लॉकवाइज जाते हुए नेगेटिव में दिया करेंगे, प्लस प्लस नेगेटिव। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके पास आ जाएंगी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको कुछ डिस्कस करवा दी हैं। इसमें अभी कुछ और बातें रह गई, और डॉट प्रोडक्ट के हवाले से भी एक बात इनकम्प्लीट है, चूँकि लेक्चर का टाइम जो है इतना ही है मेरे पास, तो उसको मैं फर्दर अगले लेक्चर में कुछ रिमेनिंग बातें डिस्कस करवाऊँगा।